हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी हमारा DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारी जो यूनिट हम कवर कर रहे हैं वो है अप्लाइड जूलॉजी, जिसके बहुत सारे सब टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ। आज हम इसमें से एक सब टॉपिक दिया हुआ है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब है ना हम किसको डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करते हैं, फाउल को डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो फाउल हम बोलते हैं किसको है ना, चिकन्स को बोलते हैं। ठीक है। तो जब हम चाहते हैं कि हम है ना अंडे प्राप्त कर सके, चिकन मीट प्राप्त कर सके, किसके थ्रू? चिकन्स के थ्रू। तो उसके लिए जब हम इन बर्ड्स को पालते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद है ना DSSB ने एग्जाम में पूछा हुआ है ब्रॉयलर्स क्या होते हैं और लेयर्स क्या होते हैं। तो ब्रॉयलर्स का मतलब होता है ऐसे चिकन जिनको हम मीट प्राप्त करने के लिए पालते हैं। ठीक है। अगर आप एक चिकन को पाल रहे हो और उससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? मीट प्राप्त करना चाहते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉयलर्स बोलेंगे। लेयर्स हम किनको बोलेंगे? ऐसे चिकन को जिनसे बस हमें क्या चाहिए? अंडे चाहिए। मेजरली हम उनको किस लिए बड़ा कर रहे हैं? क्योंकि हमें उनसे अंडे चाहिए। ठीक है। तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं जिनसे जिनसे हमें क्या चाहिए? बहुत सारा मीट चाहिए, तो उनको है ना बहुत ही रिच डाइट देते हैं, विटामिन में रिच डाइट देते हैं। ठीक है। ताकि उनकी जल्दी से ग्रोथ हो। जितना ज़्यादा वो खाना खाएंगे उतना ज़्यादा उनके अंदर मांस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा मांस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मीट प्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो इनकी डाइट को है ना रिच रखा जाता है 2 विटामिन में। ये विटामिन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो विटामिन ए एंड विटामिन के। ठीक है। बहुत सारी बीमारियों से ये बचे रहे ना, इसलिए इन 2 विटामिन में रिच रखा जाता है उनकी डाइट को। किसकी डाइट को? ब्रॉयलर चिकन की डाइट को। ठीक है। उसके बाद है ना आपसे ब्रीड पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिजिनस ब्रीड, ऐसी ब्रीड जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, यानी कि हमारे यहाँ की लोकल है, उनका नाम आपसे पूछा जाता है। तो असील, बुसरा, चिटगांग, कड़कनाथ, ये जो सारी की सारी ब्रीड है ना, ये इंडिजिनस ब्रीड है, इंडिया में पाई जाती है। ठीक है। और एग्जॉटिक ब्रीड जो इंडिया के बाहर की ब्रीड है चिकन की, उसका नाम क्या है? लेगहॉर्न है। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन DSSB TGT नेचुरल साइंस में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो आपसे ना इंडिजिनस ब्रीड का नाम पूछ लेते हैं, आपसे एग्जॉटिक ब्रीड का नाम पूछ लेते हैं। उसके बाद है ना हमें अप्लाइड जूलॉजी में पोल्ट्री का जो पार्ट पढ़ना है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं हमें। पोल्ट्री ब्रीडिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट कैसे की जाती है ब्रॉयलर्स की। ठीक है। उसके अलावा है ना आप एग्स को कैसे प्रोसेस करते हो और प्रिजर्व करते हो। ठीक है। हमें है ना एग्स को बहुत लंबे टाइम तक के लिए प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है? जैसे आज है ना मुर्गी ने अंडा दिया, ठीक है, थोड़े दिन के बाद वो बच्चा बन जाएगा, और बहुत सारे लोगों का हमें है ना प्रोटीन डाइट कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए ना एग्स खाए जाते हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह, बहुत दूर दूर के डिस्टेंस पे उनको भेजा जाता है। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में वो खराब ना हो, टूटे ना, इस सब को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स भी हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है जिसके अंदर आप डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स जैसे कि चिकन्स, डक्स, टर्की, गीज, ये सारे के सारे बर्ड्स को आप क्या करते हो? रेज करते हो। ठीक है। यानी कि इनको आप पालते हो। ठीक है। किस लिए पालते हो? आपको इनसे मीट चाहिए और एग्स चाहिए। ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं? चिकन्स को पालते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें कमर्शियल एग भी चाहिए और मीट प्रोडक्शन। बहुत सारे लोग हैं ना खेती करते हैं, ठीक है, जिसमें आप है ना फसल उगाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं फिश फार्मर जो क्या करते हैं? फिश को पालते हैं बेचने के लिए। और उसके बाद आते हैं पोल्ट्री फार्मर्स। तो पोल्ट्री फार्मर्स क्या करते हैं? चिकन्स को पालते हैं। किस लिए? ताकि उन्हें अंडा मिल सके, मीट मिल सके। तो वो आता है हमारे प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग के अंडर। ठीक है। ये सब है ना फार्मिंग के टाइप है। उसके बाद है ना प्रिंसिपल्स ऑफ पोल्ट्री में क्या आता है? हमें ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स चाहिए, तो हमें ना बहुत अच्छी क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। कन्फाइन द बर्ड, कन्फाइन द बर्ड का मतलब होता है आपको है ना, जैसे आपको चिकन को पालना है, तो उसको है ना आप एक पर्टिकुलर जगह पे कन्फाइन करके रख रहे हो, एक पर्टिकुलर जगह पे उसको रख रहे हो। ठीक है। आपने देखा है कभी अगर आप पोल्ट्री फार्म में जाओगे तो वो एक पूरी की पूरी जो जगह होती है वो बर्ड्स के लिए असाइन रहती है, वहाँ पे सारे के सारे वो बर्ड्स रह रहे होते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है प्रेडेटर से। अगर वो बर्ड्स है ना कहीं भी घूम रहे होंगे, ठीक है, तो मैं उनको एक अच्छा डाइट नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी, वो प्रेडेटर्स के मतलब उनको है ना उनका शिकार हो सकता है। ठीक है। तो उन सब से बचाने के लिए हम उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं। उसके बाद है ना आपकी लेबर कॉस्ट बचेगी। अगर सारे के सारे जो मुर्गियां हैं वो एक जगह पे रह रही होगी तो हमारा है ना लेबर कॉस्ट बचेगा। और अगर कोई यहाँ रह रही है, कोई 2 किलोमीटर दूर उड़ के जा रखी है, कोई एक और जगह पे जा रखी है, तो आपका जो कॉस्ट है उनका ध्यान रखने का वो इंक्रीज होता है। ठीक है। और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रख सकते हैं और कॉस्ट कम रहेगी, लेबर फोर्स कम लगेगी। ठीक है। नंबर ज़्यादा हो सकता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पा सकते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम एक पर्टिकुलर जगह पे बर्ड को कन्फाइन करके रखते हैं। आप उनकी बेटर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, उनका खाने का ध्यान ज़्यादा अच्छा रख पाओगे, उनकी वैक्सीनेशन का ध्यान रख पाओगे। ठीक है।
उसके बाद होता है, अब बर्ड को कन्फाइन करने के नुकसान भी होते हैं। कभी कभी है ना इन्फेक्शियस डिजीज फैल जाती है। आपने देखा होगा जब बर्ड फ्लू फैल जाता है तो सारे के सारे जानवर, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे रह रहे थे, तो सबको वो बीमारी फैल जाती है और हमें ना सारे जानवरों की कलिंग करनी पड़ जाती है। कलिंग का मतलब होता है सारे के सारों को आपको मार के गाड़ना पड़ता है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग में ये बहुत नुकसान होता है कि अगर कोई भी डिजीज फैल जाती है तो हमें उन सबको मारना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अनडिजायरेबल बिहेवियर चेंज भी उनमें कभी कभी देखने को मिल सकता है। उनकी जो परफॉर्मेंस है, बहुत सारे लोग क्राउडेड प्लेस में एक साथ रह रहे हैं तो उनके अंदर उनकी परफॉर्मेंस में ड्रॉप आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला तो था आपको कन्फाइन करके रखना है, दूसरा क्या है, आपको उनको हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देना है। आपको है मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ समझाने के लिए। उसके बाद है हार्श इन्वायरमेंट का मतलब होता है बर्ड्स को है ना आपको किसकी चीज़ से बचाना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो ना हो जाए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना बढ़ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा से आपको उन्हें बचाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी से आपको उन्हें बचाना है, यानी कि एक्सट्रीम चीज़ों से आप उनको बचाए, एक्सट्रीम पोल्यूशन से, अमोनिया से, इन सब चीज़ों से बचाने को हम क्या कहते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करके रखना है उनको हार्श इन्वायरमेंट से। जैसे कि देखो आपकी बॉडी का ना एक फंक्शनिंग है, तो 37 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारी बॉडी है ना बहुत अच्छे से काम करती है। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा ही है ना, हर किसी के साथ होता है, ऐसा बर्ड्स के साथ भी होता है। तो हमें क्या ट्राई करना है कि हार्श इन्वायरमेंट से हमें उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। डे टू डे उनका अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट हमें करना है। वहाँ पे हमें सारी की सारी सुटेबल कंडीशंस रखनी है जो उनके सर्वाइवल के लिए बेस्ट हो, जो प्रोडक्शन के लिए बेस्ट हो, ठीक है। तो पहला है कन्फाइन द बर्ड, दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट, तीसरा है वेलफेयर नीड्स। तो एक सक्सेसफुल पोल्ट्री हाउस ना हम उसी को मानते हैं जहाँ पे ना बर्ड्स के वेलफेयर की सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। यानी कि आप है ना क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे वहाँ पे, अच्छा सा आपको एडिक्वेट फ्लोर स्पेस देना है। फ्लोर स्पेस का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा कमरा है उसमें आपने ऊपर से नीचे तक है ना क्या भर दिया, चिकन से चिकन को भर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। आपको है ना उसको स्पेस देना है कि वो आराम से घूम पाए, रह पाए, सो पाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, उसको प्रॉपर खाना मिले, फीडिंग स्पेस उसका प्रॉपर हो, ठीक है। आपको उसे पानी देना है, अच्छे क्वालिटी का आपको उसे पानी प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपको वो अपने बाकी के लोगों के साथ दोस्ती कर पाए, एसोसिएट कर पाए, इसके लिए भी आपको मेक श्योर करना है। किसी भी बीमारी से उनको बचा के रखना है, ठीक है। ये सब कुछ क्या कहलाता है, वेलफेयर नीड में आता है, जैसे हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं कि उसके बाद है ना अच्छी हेल्थ का भी उनका राइट होता है। तो पोल्ट्री फ्लॉक में कोई भी बीमारी ना फैल रही हो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उनका है ना अच्छे से आपको हर बीमारी से उनको बचा के रखना है। तो उसमें आपको क्या क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यानी कि सबसे पहले तो आपको ट्राई करना है कि कोई बीमारी उनमें आ ही ना पाए, प्रिवेंट ही करनी है। दूसरा है अगर आ गई है तो उसको पहचानना है, अर्ली रिकग्निशन करना है आपको डिजीज़ का। उसके बाद है अर्ली ट्रीटमेंट करना है, जब आपने रिकग्नाइज कर ली तो आपको उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको है ना क्वारंटाइन प्रोग्राम का मतलब क्या है, देखो पहले तो ये क्वारंटाइन वर्ड को हम नहीं समझते थे, लेकिन कोविड आने के बाद से हम क्वारंटाइन वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझते हैं। क्वारंटाइन का मतलब होता है एक प्रॉपर जगह पे आपको रखा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें लगता है कि इस बर्ड को है ना बीमारी हो गई है तो उसको है ना हम एक प्रॉपर जगह पे क्वारंटीन करके रख देते हैं ताकि वो दूसरों को ना फैला पाए, ठीक है। आइसोलेट करके रखते हैं उसको हम। उसके बाद है ना आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फार्म में ना बहुत ज़्यादा विजिटर्स ना आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स व्हीकल्स अगर आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो किसी बीमारी को कैरी कर रहे हो और आपके बर्ड्स को भी वो बीमारी हो सकती है, ठीक है। आपको क्या करना है, सारे के सारे एनिमल्स को बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है, साफ़ सफाई रखनी है, आपके जो स्टाफ है उनकी क्लीननेस और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और उनको भी ये बोलना है कि वो बहुत ज़्यादा इधर से उधर एक साथ ना जाए, क्योंकि उसकी वजह से भी बीमारियाँ फैल सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। उसके बाद होता है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस आपको मेंटेन करनी है। आपको अच्छे से अपने हाथ धोने हैं, आपके स्टाफ को अच्छे से सफाई रखनी है, बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस रखनी है, डिसइंफेक्टेंट से सफाई होनी चाहिए। आपका जो पूरा फ्लोर है उसको डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना है ताकि कोई भी डिजीज़ वहाँ पे ना फैल रही हो, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर आप उनको अच्छे से न्यूट्रिशन देंगे ना तो उनके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको टाइम टाइम पे उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन देनी है, मेडिकेशन प्रोग्राम चलाना। देखो बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जिनसे बचाने के लिए ना हमको बचपन में ही इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें ना जब हम डॉग्स को पेट करते हैं हम उनको भी इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे ही है ना हमको क्या करना है, अपने चिकन्स को भी बीमारियों से बचाने के लिए ऐसा चेक करते रहना है, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत अच्छी क्लीनिनेस रखनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अच्छी क्लीननेस रखें, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स रन करें,
मेडिकेशन रन करें। उसके बाद है अर्ली रिकग्निशन करना है हमें डिजीज़ का और अर्ली ट्रीटमेंट करना है। तो आपको है ना पोल्ट्री एनिमल्स को बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फूड देना है। जो आपका फूड है वो प्रोटीन में रिच होना चाहिए, ऐसे विटामिन में रिच होना चाहिए जो उनको बीमारी से बचाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। माइक्रो इंग्रेडिएंट्स आपको उनके फूड में देना है, यानी कि ऐसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। आपको पता है ना विटामिन एंड मिनरल्स का रोल क्या होता है। हम भी विटामिन और मिनरल्स को क्यों खाते हैं, क्योंकि वो हमें ना बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर किए हुए मटेरियल हमें उन्हें खाने के लिए नहीं देना है, क्योंकि उनके अंदर है ना पोटेंसी जो होती है, उनकी जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि सोचो आप एक बादाम लेके आए, आपने उसे रख दिया और 5-6 साल बाद आप उसे खा रहे हो, तो आप देखना उसका टेस्ट जो है ना वो कड़वा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ना हर एक चीज़ का एक शेल्फ लाइफ होता है कि वो इतने टाइम के बाद खाओगे तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हो आप देखते हो उस पर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो आपको पहले ये सब कुछ चेक करना है, उसके बाद ही खाने के लिए देना है, ह्यूमन्स को भी एनिमल्स को भी, ठीक। उसके बाद है ना आपको गुड स्टॉक पर्सनशिप मेंटेन करनी है, ठीक है। यानी कि आपको है ना अच्छे से इंटरेक्शन रखनी है। स्टॉक्स जो इंसान है ना वहाँ पे डेली केयर करता है उसके साथ आपको है ना बहुत, जैसे कि आप है ना ओनर हो, एक पोल्ट्री फार्म के ओनर हो, वहाँ पे जितने भी लोग ये देखते हैं ना वहाँ पे काम करते हैं, उनके साथ आप जितना अच्छा रिलेशन मेंटेन करोगे उतना बेटर आप अपने फार्म को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट टेक्निक का को मैक्सिमम यूज़ करना है। आपको अच्छे से रिकॉर्ड बना के रखना है कि हमारे पास कितने चिकन्स है, कितना प्रोडक्शन होता है, उनको कितना फीड हमें देना होता है, कितना फ्लोर स्पेस हमारे पास है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आता है मार्केटिंग। तो देखो ये सब कुछ आप कर रहे हो बेचने के लिए, आपको है ना चिकन को भी बाद में मतलब मार्केट में बेचना है, उसके मीट को आपको बेचना है, एग को आपको मार्केट में बेचना है। तो उसके लिए ना आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपने जो भी कॉमोडिटी प्रोड्यूस किया, आपकी कॉमोडिटीज़ केस में क्या है, मीट एंड एग, ठीक है, उसको है ना आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो उसके लिए आपको है ना कंटिन्यूस मार्केट रिसर्च करते रहना है कि कहाँ पे कितनी डिमांड हो रही है, किस टाइम डिमांड बढ़ती है, किस टाइम डिमांड डिक्रीज होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री को आप सप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको पता है केक में है ना अंडा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको ना केक एंड कन्फेक्शनरीज पेस्ट्रीज़ की जो शॉप होती है वहाँ पे सप्लाई हो सकता है। उसके अलावा है ना जो भी ऐसे फूड आउटलेट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे एग एंड चिकन से खाना बनता है, वहाँ पे आपको, उसके बाद आपको अपनी कॉमोडिटी के लिए सही कस्टमर्स तो ढूंढने ही है। उसके बाद आपको है ना कॉम्पिटिटिव रहना है, यानी कि आपको ये देखा जाता है जो चीज़ जितनी महंगी बिकती है हमें ऐसा लगता है कि उसकी है ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से सप्लाई करना चाहते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव रहना होगा, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब होता है आप है ना सप्लाई टाइम पे, जैसे किसी को आज 50 अंडे चाहिए, अगर आप वहाँ 50 अंडे भेज ही नहीं पाओगे तो आपकी सप्लाई यानी कि उतनी अच्छी नहीं है। प्राइस भी आपको देखना है, आप बहुत हाई प्राइस भी नहीं रख सकते हैं और क्वालिटी भी आपको अच्छी रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स। हमें जानना है कि हम है ना एग्स को प्रोसेस कैसे करेंगे और प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि एग्स जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, केक बनाने के लिए यूज़ होते हैं, पेस्ट्री बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ऑमलेट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत ही रिच प्रोटीन का सोर्स होते हैं, ठीक है। तो 95% जो हमारे एग्स होते हैं वो कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो जाते हैं और 5% ऐसे होते हैं जो कन्फेक्शनरी मार्केट में यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है एग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। किस किस वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर है, हॉट वेदर है, तो क्या होगा, अंडे में से क्या हो जाएगा, चिक बाहर निकल आएगा, ठीक है। उसके अलावा है ना अगर उसकी अच्छे से स्टोरेज ना हो रखी हो, एग ट्रांसपोर्ट के दौरान टूट जाए, फर्टाइल एग्स का मतलब क्या है, उनके अंदर से चिक बाहर निकल जाएगा, तो उसको है ना बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, शेल्फ लाइफ उसकी बहुत लंबी नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ करके नहीं रख सकते। अगर किसी ने उसकी है ना ठीक से पैकिंग नहीं किया, हैंडल नहीं किया, तो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो सारी की सारी स्पॉइलेज होती है, तो 5% जो एंटायर स्पॉइलेज है, यानी कि स्पॉइलेज का मतलब होता है खराब होना, तो 5% अंडे जो खराब हो जाते हैं उसका कारण होता है बैक्टीरियल कंटामिनेशन, यानी कि बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो खाने के लिए उतना अच्छा नहीं रह जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि एग बहुत ज़्यादा जल्दी डेट्रॉइट कर देते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ना उसको जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना है। जैसे ही मुर्गी ने अंडा दिया, हमें उसे जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, ताकि उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे और हम उसको मार्केट में बेच पाए, उससे पैसे कमा पाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एग रूम में है ना मेंटेन करना पड़ता है। कितना टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, 16 डिग्री सेल्सियस को हम मेंटेन करते हैं। और बहुत सारे मेथड होते हैं क्या करने के, एग को प्रिजर्व करने के। अब वन बाय वन करके हम उन मेथड्स को देखेंगे। पहला मेथड है, हमें है ना इनफर्टाइल एग्स का प्रोडक्शन करना है। फर्टाइल एग्स का क्या होता है, अब जल्दी से वो क्या होंगे, बॉडी से बाहर आए और उसके बाद उनमें से थोड़े दिन के बाद चिक बन गया, तो उसको हम है ना मार्केट में बेचने के लिए कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और इसको है ना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे अंडे का उत्पादन करना चाहते हैं जो इनफर्टाइल रहे, ठीक है, क्योंकि इसको हमें ना मार्केट में बेच पाएंगे। अब ये कैसे बनता है, हमें इनफर्टाइल एग कैसे मिल सकता है, तो अगर हमें ना
मुर्गियों से मुर्गों को अलग रखेंगे, ब्रीडिंग सीजन जैसे कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर हम है ना मुर्गों को अलग कर देंगे मुर्गियों से, तो क्या होगा, मेल बर्ड की प्रेजेंस ही वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद है ना जब अंडे आ गए, बाहर निकल के आ गए, तो वो जो अंडे होंगे, अगर हमने मुर्गे को दूर कर दिया था, तो जो अब हमारे एग्स होंगे वो इनफर्टाइल होंगे, ठीक है। तो ऐसा करना हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनफर्टाइल एग्स को हम चाहते हैं कि हमारे जो एग्स हो वो इनफर्टाइल हो, ठीक है। उसके बाद है ना सिर्फ एक यही तरीका नहीं होता, तो हमें दूसरे मेथड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। दूसरा तरीका होता है डीफर्टिलाइजेशन करना। तो डीफर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इनको हम क्या करते हैं, जैसे ये अंडे हमें मिले, इनको है ना हम गर्म पानी में डाल देते हैं, ठीक है। 135 डिग्री सेल्सियस से लेकर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो पानी होता है उसमें हम 15 मिनट के लिए उनको बॉईल कर देते हैं। उस पर जितने भी जर्म्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ये जो डीफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, ये भी उतना ही अच्छा है जितना अनफर्टाइल एग है। इसको है ना बहुत लंबे टाइम तक, अब हम इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो गई, शेल्फ लाइफ की इंक्रीज ही हो गया कि आराम से हमने इसको 15 मिनट पानी में बॉईल किया, ठीक है। अब हमने इसको किसी ठंडी जगह पे रख दिया है, तो इसकी वजह से इसको हम मार्केट में आराम से बेच पाएंगे, ठीक है। तो डीफर्टिलाइजेशन हमारी ऐसे हेल्प करता है। तो दो मेथड हमने पढ़ लिया, एक है प्रोडक्शन ऑफ इनफर्टाइल एग्स, दूसरा है डीफर्टिलाइजेशन कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है एग कूलिंग, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि 68 फ़ारेनहाइट से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हमें ट्राई करनी है कि हमेशा है ना एग को जो हमें टेम्परेचर पे रखना है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होगा तो वो है ना चिक नहीं बनेगा, उसके अंदर है ना बच्चा नहीं बन पाएगा, ठीक है। और हमारा जो अंडा है उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमें उससे है ना बहुत सारे चिक नहीं चाहिए, हमें इसको है ना मार्केट में एज एग बेचना है, ठीक है। मीट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है, इसकी फ्रेशनेस हमें बनाए रखनी है। तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में तो हमें करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है। आपने देखा होगा मुर्गियाँ जब अंडे देती है वो उनके ऊपर है ना बैठी रहती है, जिसको हम कहते हैं मुर्गियाँ अंडे से रही है। इसका मतलब होता है कि वो उनको है ना हीट दे रही होती है, जब वो बॉडी हीट उनको देती है थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद उसमें से चिक बाहर निकल जाता है। लेकिन हमें ये प्रोसेस नहीं होने देना है, क्योंकि हमें अंडों को बेचने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, गर्मियों में हम क्या करते हैं, कूलर्स में रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक तरीका तो है कूल रूम, हम है ना एक ऐसा कमरा रखते हैं जिसमें है ना बहुत ठंडा, वहाँ पे हमने बास्केट में बहुत सारे अंडों को रखा और उनके ऊपर है ना हम कंसिस्टेंटली पानी छिड़क रहे होते हैं, ठीक है। और ऊपर एक सीलिंग फैन लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं। और अगर कभी कभी हमें इतना ठंडा कमरा नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक घड़ा लेते हैं, उसको है ना मिट्टी खोदते हैं और वहाँ पे उस घड़े को दबा देते हैं और उसके अंदर हम अंडों को रखते हैं। तो ये क्या तरीका होता है, एक तो ये तरीका है कूल रखने का, दूसरा है अर्दन पॉट का इस्तेमाल करना, यानी कि आपने एक बड़ा सा घड़ा लिया और उसमें है ना टेम्परेचर आराम से उसको हमने ज़मीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर हमने सारे के सारे अंडे रख दिए, ताकि वो है ना ठंडा रहे, टेम्परेचर जो है एग्स का वो ठंडा रहे। उसके बाद दूसरा तरीका होता है कोल्ड स्टोरेज में रखना। तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा कोल्ड स्टोरेज का। तो आजकल है ना गांव में जहाँ पे आप वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हो, एग्स का प्रोडक्शन करते हो, जब हम उन्हें बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना चाहते हैं शहरों में बेचने के लिए, तो वहाँ पे है ना कोल्ड स्टोरेज हाउसेज बनाए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है वहाँ पे है ना रेफ्रिजरेटर को मतलब रेफ्रिजरेटर में वेजिटेबल्स को, एग्स को रखा जाता है बहुत लंबे टाइम तक वो फ्रेश रह सके और बाद में उनको आगे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो एग की क्वालिटी है ना अच्छे से मेंटेन की जा सकती है अराउंड 9 मंथ तक। कोल्ड स्टोरेज में क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पे उसको मेंटेन करके रखते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, तो आप देखते हो, आप कहते हो आज ना बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हमारी जो एयर है उसके अंदर कितनी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको हम ह्यूमिडिटी बुलाते हैं। तो 85 डिग्री हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करती है, 0 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर हमने ऐसा किया होगा तो क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज में हमारा एग जो है वो बहुत लंबी शेल्फ लाइफ के लिए रह सकता है। आपको पता है इंडिया में है ना कोल्ड स्टोरेज बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल्स है वो भी बहुत जल्दी पेरिश होती है। क्योंकि आपको पता है ना हमारे ज़्यादातर आइटम्स जो है, वेजिटेबल आइटम्स जो है वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब होता है जैसे आपने एक टमाटर लिया, 10 दिन तक अगर वो किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट होकर यूज़ नहीं हो पाया तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो एग को हम अराउंड 9 मंथ तक आराम से रख सकते हैं, आगे यूज़ कर सकते हैं, किसकी वजह से, कोल्ड स्टोरेज की वजह से। नेक्स्ट है फ्रीजिंग एग। तो ये है ना कंजर्व करने का, एग को कंजर्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, अंडे का डेट्रोइटेशन रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं, हम है ना कोल्ड स्टोरेज में इसको और भी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रख देते हैं, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एग शेल एग्स को है ना कोल्ड स्टोरेज में रखा, उसके बाद है ना जब आपने एग्स को बहुत ज़्यादा चिल कर दिया है उसके बाद हम इन्हें कैंडलिंग रूम में लेके जाते हैं। उस कैंडलिंग रूम में हम क्या करते हैं, एक ब्लंट नाइफ लेते हैं और उससे है ना हम इनके ऊपर
कट करते हैं और उसके बाद है ना योक को अलग निकाल लेते हैं, वाइट मिक्स को अलग निकाल लेते हैं और इनको है ना हम अलग अलग फ्रीज कर लेते हैं। और इस फ्रीजिंग मटेरियल को हमें ना बहुत बार यूज़ कर सकते हैं और हम चेक करते रहते हैं इसमें है ना बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर जाए। तो एक तो हमें ना पूरे के पूरे अंडे को प्रिजर्व कर सकते हैं और उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसका जो अंदर का पार्ट है, येलो वाला पार्ट है, वाइट वाला पार्ट है, उनको अलग अलग भी प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्राइंग एग्स। तो ड्राइंग ऑफ एग्स जो होता है ये और भी अच्छा मेथड है किसका, एग प्रिजर्वेशन का, फ्रीजिंग से भी अच्छा मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनका जो वेट होता है, ओरिजिनल वेट होता है, वो हम है ना रिड्यूस कर देते हैं बाय 1/4। तो जो इसका ओरिजिनल वेट था उसका 1/4 रिड्यूस हो जाता है किस प्रोसेस की वजह से, ड्राइंग, क्योंकि आप उसको सुखा रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, एग का जो पल्प है उसके ऊपर आप बहुत सारा प्रेशर डालते हो, ट्राइंग चैम्बर में डाल के उस पर बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बहुत सारी तेज़ हवा आ रही है, ये जो हमारा एग है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ड्राई होने से क्या होता है, इनको है ना इसके जो फ्लेक्स निकलेंगे, स्केल्स निकलेंगे, उनको हम ग्राइंड कर लेते हैं पाउडर में। तो हमारा जो एग होता है वो क्या हो जाता है, ड्राइंग एग मिल गया अब हमें, और ये भी एक प्रिजर्वेशन का मेथड है, लंबे टाइम तक यूज़ हो पाएगा। उसके बाद आता है लाइम सीलिंग ऑफ एग। ठीक है, तो लाइम सीलिंग ऑफ एग का मतलब क्या होता है, अब है ना इस अंडे में से हम चाहते हैं कि मॉइस्चर जो होता है उसको हम बाहर नहीं जाने दें, एवोपरेट नहीं होने दें। ठीक है, 18 घंटे तक है ना हम अपने अंडे को, ठीक है, लाइम वाटर में डाल के रखते हैं जिसके अंदर पाउडर्ड सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड क्या है, ये बहुत ज़्यादा देर तक हमारे एग को प्रिजर्व कर देता है फ्यूचर में इस्तेमाल होने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है अब एग के ऊपर हम ऑयल की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने है ना एक अंडा लिया और उसके ऊपर है ना ऑयल की कोटिंग कर दी, तो ये एक तो बहुत ही सस्ता मेथड है क्योंकि ऑयल तो हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है, कन्वीनियंट मेथड है, पोल्ट्री फार्मर इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो ऑयल यूज़ करते हैं वो कार्नेशन ऑयल होता है। आपको पता है ना एक फ्लावर का नाम कार्नेशन होता है। ठीक है, या फिर वाइट मिनरल ऑयल होता है जो हमें पैराफिन और कोकोनट ऑयल से मिलता है। तो इसमें क्या होता है, 5 से 10 सेकेंड आपने है ना कोटिंग ऑयल में इनको डुबो के रखा अंडों को। ठीक है, उसके बाद है ना इन अंडों को हमने बाहर निकाला और बहुत देर तक, मतलब अराउंड 1 घंटे तक आपने इन्हें बाहर निकाल के रखा। उसके बाद है ना अच्छे से इसको हम ड्राई होने देते हैं, जो ऑयल इसके ऊपर कोट हुआ है उसको ड्राई होने देते हैं। और जब ये तेल जो होता है वो सूख जाता है उसके बाद हम इनको स्टोर करके रख देते हैं। 30 डेज तक है ना ये स्टोर रहेंगे। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर को लो करके रखोगे तो 80 डे तक ये स्टोर रह पाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे उसने अंडे दिए हैं, जैसे मुर्गी ने अंडे दिए, फटाफट आपको ऑयल कोटिंग के लिए डाल देना चाहिए। ये बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है और मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इकोनॉमिकल मेथड हमारी क्या हेल्प करते हैं। अगर सोचो मेरे है ना प्रिजर्वेशन की टेक्निक से इतनी महंगी है तो वो अंडा भी बहुत महंगा हो जाएगा। और आपको पता है कोई भी है ना, हमारी जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, उसमें ना कोई भी बहुत महंगी चीज़ नहीं खरीदना चाहेगा। आप कोई 5,000 का अंडा बेच रहा है उसको तो नहीं कोई खरीदना चाहेगा ना। तो आपको है ना कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग वाले मेथड्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑयल कोटिंग में हम क्या होता है, जैसे ही मुर्गी ने अंडे दिए उसको हम ऑयल में कोट करके रख देते हैं। उसके बाद हम उस ऑयल को ड्राई होने देते हैं और जैसे ही वो ड्राई हो जाता है तो मान के चलिए कि 30 डे की लाइफ उसकी हमने और भी इंक्रीज़ कर दी है। उसके बाद होता है वाटर ग्लास मेथड। तो ये भी है ना एग की क्वालिटी को प्रिजर्व करने का बहुत अच्छा मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर ग्लास जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, इसको है ना हम गर्म पानी में डालते हैं एक फिक्स्ड रेशो में। ठीक है, और उसके बाद है ना जो मिट्टी का हमारा घड़ा होता है उसमें हम इसको डाल के रखते हैं। ठीक है, और इसमें ना हम थोड़े से लकड़ी के पीसीस भी डालते हैं और इस सॉल्यूशन में हम है ना अपने अंडों को डिप करके रखते हैं किसी ठंडी जगह पे। तो ये वाटर ग्लास मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें वाटर ग्लास लेना है जिसका फॉर्मूला है सोडियम सिलिकेट, उसमें हम है ना गर्म पानी डालेंगे। ठीक है, गर्म पानी जो अब ठंडा हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर फिर हम है ना कुछ लकड़ी के टुकड़े डालेंगे और उस अर्दन पॉट में यानी कि मटके में हम उसको डाल के रख देंगे। तो हमारा जो एग्स है वो प्रिजर्व्ड रहेंगे। उसके बाद होता है एग की हम प्रोसेसिंग। ये तो थे प्रिजर्वेशन के मेथड। मेरे अकॉर्डिंग अगर उनको एक सेंसिबल क्वेश्चन बनाना है तो वो आपसे है ना प्रिजर्वेशन के मेथड्स दे के ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो वाटर ग्लास मेथड है, ऑयल कोटिंग ऑफ एग है, लाइम सीलिंग ऑफ एग है, ड्राइंग एग्स है, फ्रीजिंग एग्स है। ठीक है, कूल रूम है, एग कूलिंग है, डी फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इनफर्टाइल एग्स है। तो इन सब के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं और इनमें है ना वो किसी और एक का नाम लिख देंगे जो नहीं होता होगा। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है एग की हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो एल्ब्यूमिन फ्लेक्स हमें कैसे मिलते हैं। तो एल्ब्यूमिन फ्लेक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एग्स को है ना हम बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, और उसका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब जो भी कंटेंट हमारे पास बच गया उसको हम एसिडिफाई करते हैं और एल्ब्यूमिन फ्लेक्स की फॉर्म में सुखा लेते हैं। ठीक है, तो ये एल्ब्यूमिन फ्लेक्स जो हमें मिल गए हैं इसको है ना हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेंसिटिव मिक्सचर बनाने के लिए। जिंक और एल्यूमिनियम के जो हमें प्रिंटिंग में मिक्सचर्स यूज़ होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और इनको है ना हम, अगर आपका लेदर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर है, उसकी टैनिंग करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
टैनिंग एक प्रोसेस होता है जो लेदर मेकिंग में यूज़ होता है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। एल्ब्यूमिन फ्लेक्स वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद होता है फ्रोजन योक, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमें ना एग की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एल्ब्यूमिन फ्लेक बना रहे होते हैं, जो उसका जो योक वाला पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट होता है, उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और एक होता है आपने प्लेन योक निकाला, और एक होता है येलो वाला पार्ट जो होता है सॉल्टेड योक, योग इमल्शन, ठीक है। तो इन सब योक्स को है ना हम मिक्स करते हैं शुगर और सॉल्ट में डाल के, ठीक है। और एंटीकोगुलेंट बन जाते हैं। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो इसको है ना कोगुलेट नहीं होने देगा, जमने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रीजिंग में। और दूसरा तरीका क्या है, फ्रोजन योग को हम उसके अंदर है ना 6% सोडियम क्लोराइड डाल देंगे और 1% सोडियम बेंजोइड डाल देंगे। तो उसके बाद है ना जब हमें फ्रोजन योग मिल गया है, ठीक है, इसको हम है ना कई महीनों तक है ना पेप्सिन डाल के रख सकते हैं और ये कई महीनों तक इस्तेमाल हो सकता है। ये क्या तरीका है कि आप है ना फ्रोजन योग आपको अंडे से ही मिलता है, वो भी आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ये वो प्रोडक्ट है जो हमें एग से मिलते हैं और उनको हम कैसे कैसे कितने कितने लंबे टाइम तक रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग पाउडर। तो अब आपको एग पाउडर बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अच्छे से पहले आप है ना एग पाउडर के लिए अंडों को अच्छे से साफ करोगे, ठीक है। उसके बाद है ना आप इसको 2% जो ब्लीचिंग पाउडर का आपने एक सोल्यूशन बनाया उसमें डिप करके रखोगे, ठीक है। जब आपने ये क्लीन एग्स को बाहर निकाला और अब वो टूट गए तो उसके अंदर है ना जो लिक्विड निकला, ठीक है, उसके अंदर है ना वो जो पीसीस टूटे हुए हैं उनको हम अच्छे से क्या करेंगे, शेल के जो पीसीस है उनको हम फिल्टर करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी शुगर है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ईस्ट डालते हैं शुगर को हटाने के लिए। उसमें जितना भी शुगर वाला पार्ट है उसको हटाने के लिए हम उसमें ईस्ट डाल देते हैं, ठीक है। 1.5 आवर तक डाल के रखेंगे। अब जो हमें फर्मेंटेड लिक्विड मिला है उसको हम पास्चराइज्ड करेंगे। पास्चराइज करने का मतलब होता है आप हाई टेम्परेचर पे बॉईल करो, 60 डिग्री सेल्सियस पे आप 30 मिनट तक के लिए बॉईल करोगे, फिर आप ठंडा करोगे, फिर आप दोबारा से बॉईल करोगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। जो हमें ये अब एग पाउडर मिल गया है, इस सबके बाद हमें एग पाउडर जो मिल गया है, ठीक है, इसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे और सील कंटेनर में इसको कैन करके रख लेंगे, ठीक। ड्राइड एग पाउडर जो है इसको लॉन्ग पीरियड तक रख सकते हैं हम, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे भी इसको मेंटेन करते हैं। आपको पता है ना एग के जो बाकी फॉर्म है वो हमें बहुत लो टेम्परेचर पे मेंटेन करने पड़ते हैं क्योंकि उनके अंदर से चिकन ना निकल जाए। लेकिन इस वाले प्रोसेस में चिकन नहीं निकल सकता क्योंकि पहले ही हमने उसका सारा का सारा पार्ट तोड़ दिया है। तो इसको हम बोलते हैं एग पाउडर, ठीक है। ये है प्रोसेसिंग, एग की प्रोसेसिंग। अब उसके बाद है ना जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें है ना डिजीजेस ऑफ पोल्ट्री वाला टॉपिक उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको है ना डिजीजेस के नाम बता देती हूँ कि ये कौन सी बीमारी है और इसको ये किसकी वजह से होती है। क्योंकि यहाँ से है ना मैंने 2 क्वेश्चन पास्ट में DSSB में देखे हैं। एक बार उन्होंने पूछा था कि फाउल कॉलेरा किसकी वजह से होता है, ये पेस्टुरला मल्टीकोडा की वजह से होता है, ठीक है। और एक बार एवियन ट्यूबरकुलोसिस पूछा हुआ है। तो आप है ना ये देख लीजिए कि ये बीमारी किसकी वजह से होती है। तो अगर है ना बर्ड्स को, इनको हम एव वर्ड यूज होता है ना, एविस फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे के सारे बर्ड्स। तो एवियन इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता था, जो आपको पता है बर्ड फ्लू बहुत ही कॉमन बीमारी है, एक बार फैल जाती है तो सारे के सारे बर्ड्स को हमें मारना पड़ता है। तो H5N1 वायरस की वजह से होता है बर्ड फ्लू, इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। तो जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए उसका नाम है H5N1। और आपको पता है H1N1 किसकी वजह से होता है, स्वाइन फ्लू बोलते हैं, और वो किस में होता है, पिग्स के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर भी उसका ट्रांसमिशन देखा जाता है। उसके बाद है ना अगर आपको बर्ड्स को है ना एवियन इंसेफेलोमाइटिस हो गया है तो ये पिकोरना वायरस की वजह से होगा। एवियन ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो माइकोबैक्टीरियम एवियम की वजह से होगा। और बोवाइन के अंदर अगर टीबी हो गई है तो माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से होगी। ह्यूमंस के अंदर किसकी वजह से होती है वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। उसके बाद है ना एवियन को है ना इंटेस्टाइनल में स्पायरोकाइटिस हो गया है। तो स्पायरोकाइटिस एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद है ना कोकोडायोसिस हो गया है, ये हिमेरा पैरासाइट की वजह से होती है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। एग ड्रॉप सिंड्रोम जो है, एग ड्रॉप सिंड्रोम वायरस की वजह से हो गया है, जो किस टाइप का वायरस है, एडिनो वायरस है। आपको पता है ना वायरस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जो DSSB के एग्जाम में पूछा गया था वो था फाउल कॉलेरा। तो फाउल कॉलेरा किसकी वजह से होता है, पेस्टुरला मल्टीकोडा की वजह से। उसके बाद होता है फाउल पॉक्स किसकी वजह से होता है, तो वो है एवियन DNA पॉक्स वायरस की वजह से। हिस्टोमोनियासिस होता है एक प्रोटोजोआ की वजह से जिसका नाम है हिस्टोमोनास मेलिएग्रिडिस। उसके बाद आता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, यानी कि उसका जो लंग्स है उसमें कोई बीमारी हो गई है तो कोरोना वायरस की वजह से होती है। अब ये इसको आप कोविड-19 में समझ लीजिए। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस है ना, एक ग्रुप है पूरा का पूरा, उसके अंदर है ना बहुत सारे वायरसेस आते हैं, उनमें से एक वायरस है कोविड-19 जो ह्यूमंस के अंदर कोविड को देता है, ठीक है। तो उसके बाद है ना इन्फेक्शियस कोराइजा किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एवी बैक्टीरियम, उसकी वजह से होता है इन्फेक्शियस कोराइजा। उसके बाद आता है लिम्फोइड ल्यूकोसिस किसकी वजह से होता है, तो एवियन ल्यूकोसिस वायरस की वजह से लिम्फोइड ल्यूकोसिस हो जाता है। माइकोप्लाज्मिसिस होता है एक माइकोप्लाज्म की वजह से। तो आपको पता है माइकोप्लाज्म है ना
बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी है माइकोप्लाज्म, ठीक है, और इनके पास है ना कोई भी सेल वॉल नहीं होती और ये ऑक्सीजन के बिना रहते हैं, ठीक है। जब हम डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हमें माइकोप्लाज्म के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद है ना ये डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रानीखेत डिजीज़। ये पैरामॉक्सी वायरस की वजह से होती है और उसको न्यूकासल डिजीज़ भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रूर याद रखना। टॉक्सोप्लाज्मिसिस होता है एक प्रोटोजोआ की वजह से, जिसको हम टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई बोलते हैं, और ट्राइकोमोनासिस होता है एक प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास की वजह। मुझे आपसे ना एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। बहुत सारे बच्चे ना मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। अगर आप अपने सिलेबस को कभी भी है ना बीएससी जूलॉजी ऑनर्स से मैच करोगे तो आप देखोगे अप्लाइड जूलॉजी का पेपर वहीं पर है, एक्वेटिक बायोलॉजी का पेपर वहीं पर है, इम्यूनोलॉजी का पेपर वहीं पे है, और वो जो सारे सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं वो उस टॉपिक में है। तो मैं है ना डेप्थ का आइडिया वहाँ से लगाती हूँ, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। वो तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं अभी उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो कर रही हूँ। थैंक यू। आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके बाकी के सारे लेक्चर्स देखिएगा।